You didn't differentiate between incorrect and correct. Leaving a question is better than negative mark. Question नहीं आता छोड़ दो. It is a much faster and easier way to do. So पहली बार तो बन गए, लेकिन जब मैं दूसरी बार उनको सॉल्व करने के लिए गई तो वो मेरे से बन ही नहीं रहे. Hi guys, so this is Meenal. I am back with another amazing video. Actually, many of you guys have a doubt कि actually पेपर को analyze कैसे करते हैं, because most of the times हमारे negative marking में marks कट जाते हैं, हमने ओवर कॉन्फिडेंस में क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिया है. टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं एक एक पेपर में, एंड एक्चुअली आई एनालाइज्ड इट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, कैसे एक एक क्वेश्चन को पकड़ के आपको एनालाइज करना होता है एंड एवरीथिंग. सो गाइज, आई विल बी स्टार्टिंग दिस वीडियो विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट, बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ सब्जेक्ट जो कि सबसे जल्दी खत्म हो जाता है एनालाइज करने में पेपर को एग्जाम के बाद. So the first thing you do basically after giving a mock test or a grand test, आप तीन चीज़ों में उसको डिफ्रेंशिएट करती होगी जो एक हर एक स्टूडेंट करता है. आप करेक्ट, इनकरेक्ट और अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस को आप डिफ्रेंशिएट कर लेते हो, राइट. नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस. आओ अपने टीचर्स के बाद उस कॉन्सेप्ट के अराउंड अपने सारे डाउट्स पूछो, उस कॉन्सेप्ट को एक और बार आप समझ लो. जैसे लैक ऑफ प्रॉन हो गया बायोलॉजी में, या फिर इनहेरिटेंस वाला चैप्टर हो गया, जब बहुत सारे बच्चों को लिंकेज से रिलेटेड काफी सारे डाउट होते हैं. गो एंड आस्क योर टीचर्स कॉन्सेप्ट्स अराउंड दैट, बिकॉज मिस्टेक मेनली उन्हीं चैप्टर से होते हैं और उनका वेटेज भी काफी ज्यादा होता है नीट में. Basically, there can be two reasons for you to get a question incorrect. First would be you were overconfident, you didn't knew the answer, still you wanted to actually attempt that. Second reason may be it can be a silly mistake. For example, you didn't differentiate between incorrect and correct, or at the end it was written not, but you didn't actually see it and overlook it. So ऐसी गलतियां हैं जो हमेशा रिपीट होती रहती हैं. You are the one to stop this pattern. Over confidence है, क्वेश्चन नहीं आता, छोड़ दो. Always leaving a question is better than negative mark. Now the most important thing about analyzing a paper of biology is to underline each and everything after you have given paper. Obviously there are going to be some words or some sentences that you have actually missed while attempting the paper. You must be able to clearly see कि how every question is underlined और हर एक क्वेश्चन के बगल में लिखा है कि उसका कॉन्सेप्ट क्या है. अगर गलत हुआ है तो लिखा है मैंने वहाँ पे कि क्या है कॉन्सेप्ट उस क्वेश्चन के पीछे. एंड इट गोज विथ एवरी पेज ऑफ माई क्वेश्चन पेपर, एवरी मॉक टेस्ट, एवरी ग्रैंड टेस्ट दैट आई हैव गिवन, एंड इट इज द मोस्ट इफेक्टिव वे टू एक्चुअली रिवाइज इन अ वेरी क्विक टाइम. और सेम चीज मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए भी अप्लाई करती थी कि हर क्वेश्चन के बगल में उसका एक्सप्लेनेशन रहता था, बिकॉज मैं एरर नोट्स भी मेंटेन करती थी एट द सेम टाइम. अपार्ट फ्रॉम हैविंग माय क्वेश्चन पेपर एनालिसिस, हमारे कोचिंग में ये मैंडेटरी था कि आपको एरर नोट्स मेंटेन करना है. क्वेश्चन पेपर निकालो, एक क्वेश्चन गलत हुआ उसको 3 बार रफ में सॉल्व कर लो. दिस इज वन वे विच आई यूज टू डू. सेकेंड वे कि आप ऐसा करो, क्वेश्चन पेपर लो और उसके बगल में ही आप सॉल्व कर लो. दैट इज अ मच फास्टर एंड ईजियर वे टू डू. 2 दिन में मॉक टेस्ट है, ग्रैंड टेस्ट है, पूरा सिलेबस कवर करना है. तो व्हाट आई यूज टू डू इज कि आप 5-6 पेपर उठा लो कि यार ये 5 पेपर आज मैं सॉल्व करने वाली. एंड आई एम 101% श्योर कि अगर आपने एक पेपर को 2 बार भी एनालाइज कर दिया ना, तीसरी बार भी आप एनालाइज करने जाओगे ना, तो आपको कोई ना कोई डाउट नया आएगा ही आएगा. एक पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस होते थे, 2 बार एनालाइज कर लो, 3 बार एनालाइज कर दो, फिर भी नए नए क्वेश्चंस मुझे दिखते थे जो पहली बार तो बन गए, लेकिन जब मैं दूसरी बार उनको सॉल्व करने के लिए गई तो मेरे से बन ही नहीं रहे. ऐसे काफी सारे क्वेश्चंस होते थे. जब टीचर क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर रहे होते हैं क्लास में सबके साथ, यू सिट देयर एंड एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन पेपर. डोंट थिंक इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. काफी सारे बच्चे सोचते हैं कि जब टीचर्स पेपर को एनालाइज कर रहे होते हैं क्लास में बैठ के तो हम नहीं बैठेंगे, हम मिस कर देंगे, वो दिन हम जाएंगे ही नहीं क्लास के लिए. दैट इज एक्चुअली वेरी रॉन्ग. तुमने कुछ अलग मेथड यूज किया होता है जो शायद रॉन्ग हो सकता है. टीचर करेक्ट मेथड बता रहा होता है, शॉर्ट ट्रिक बता रहा होता है, जो तुम इग्नोर करके दूसरे क्लासरूम में बैठे होते हो या फिर अटेंड ही नहीं करते हो. देखो, पेपर एनालिसिस ना बहुत सही तरीके से करनी चाहिए. एज आई एम शोइंग दिस एग्जाम्पल टू यू कि हर एक क्वेश्चन के बगल में उसका सोल्यूशन मैंने एक बार रेड पेन से किया, एक बार ब्लू पेन से किया है. ब्लू वाला वो है जो सबसे पहली बार मैं एक्चुअली अटेम्प्ट कर रही थी. हर एक क्वेश्चन अंडरलाइंड है, रेड पेन से भी अंडरलाइंड है, ब्लू पेन से भी अंडरलाइंड है, बिकॉज काफी सारे क्वेश्चन पेपर मैंने 2 बार सॉल्व किए, काफी सारे 3 बार किए मैंने. एनी क्वेश्चन करेक्ट हो, रॉन्ग हो या अनअटेम्प्टेड हो, तीनों के क्वेश्चन फिर से दोबारा करो, बिकॉज आपको अभी याद रहेगा, लेकिन बाद में 2 महीने बाद अगर मैं सेम क्वेश्चन आपसे पूछूं तो आप भूल जाओगे. 2 महीने पहले का सिलेबस अगर आपको नहीं भूलना है, द ओनली वे इज रिविजन एंड पिकिंग अप योर
previous question papers and again solving it. काफी सारे लोग I have seen in my batch who have ratified every questions and just by looking at the question they can answer. ऐसा भी होता है कि डायरेक्ट आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस उठ के आपके मॉक टेस्ट या ग्रैंड टेस्ट में आते हैं एंड बच्चे देख के टिक लगाते हैं, बिकॉज इन नीट सेम तो क्वेश्चन आएंगे नहीं, सेम ग्रैंड टेस्ट आपका आएगा नहीं. एक्चुअली द बेनिफिशियल थिंग यू कैन डू हियर इज रिमेम्बरिंग द कॉन्सेप्ट एंड नॉट द आंसर. हो सकता है कि उन्होंने वैल्यूज चेंज कर दी हो, 20 वर्ड की जगह 40 वर्ड दे दिया हो, तब तो आप फंस जाओगे आंसर अगर आपको याद होगा तो. व्हेन यू सी कि एक्चुअली जिन बच्चों ने ज्यादा क्वेश्चंस छोड़ दिए हैं उनका बेनिफिट हुआ है. सारे क्वेश्चन पेपर के मैंने लिखा है कि वन टाइम डन, इसका मीनिंग ये है कि मैंने पेपर अटेम्प्ट करने के बाद तो एनालाइज किया है, प्लस एक और बार जब मुझे खाली टाइम संडे या सैटरडे को मिलता था तो आई यूज्ड टू डू इट वन मोर टाइम. मेनी ऑफ यू में थिंक कि यार ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है कि हर एक क्वेश्चन को अंडरलाइन करो, एनसर्कल करो, इनकरेक्ट करे, फिर एनसीईआरटी का पेज निकालो, ढूंढो कि कौन से पेज में लिखा है, फिर सेम चीज बगल में लिखो. एंड yes, it is actually time taking. It has worked wonders for me. I hope it does to you too. Yeah guys, this is all the hard work that I did in analyzing my question papers. Actually, I am a dropper student and in these whole 3 years, I have learned a lot, corrected a lot of mistakes. ऐसे भी काफी सारे questions थे मैं जिनको मैं 3 बार mistake की हूँ. Same question, I used to over attempt a lot and sometimes it used to go up to 35 questions or 40 questions which I am doing incorrect. So yeah, this is how I used to analyze my question papers. Hope you like it and enjoy it. If you actually feel that you have a better method, then please let me know in the comment section below.